ये करणी सेना वाले या जो राजपूत, इनको क्यों चुनाव में ही आता है कि करणी सेना हम राजपूत के लंबरदार हैं। प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं थी। आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि मंदिर बंद होने जा रहा है, दर्शन बंद होने जा रहा है। मंदिर का काम बहुत तेजी से फिर करने जा रहे हैं। 27 में फिर से उद्घाटन करेंगे लड़ने के लिए। बिहार में अभी 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और हमारे यहाँ हर पेपर इनका लीक हो जाता है। बेरोजगार परेशान है, लड़का पढ़ लिख कर। जो बड़े बड़े लीडर हैं क्षत्रिय समाज के या बड़े बड़े ठेकेदार हैं, पैसा वाले हैं, वो हम हर क्षत्रिय समाज से 2 लड़की को पढ़ा के आगे निकालेंगे। इसके लिए आगे आए ना। ये क्या कि चुनाव आ गया तो कांग्रेस ने फंडिंग कर दिया, कम्युनिस्टों ने फंडिंग कर दिया, तो पता लगा कि वहाँ पे 1 लाख वो कर रहे हैं। क्या कमाते हैं बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बस्ती जिले में। लोकसभा के चुनाव को लेकर फिर से एक बार मैं पुनः आप लोगों के बीच में रूबरू कराऊंगा और सभी लोगों से, क्योंकि जनता में क्या माहौल है उसी को लेकर के हम सभी लोगों से जानने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों की इस बार क्या रहा है। जनता बदलाव चाह रही है कि पुनः एक बार फिर से उसी प्रत्याशी को पुनः सांसद बना रही है, क्या है, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इस बार चुनाव आप लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? इस बार का चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर होगा। और यह गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये जो 400 का नारा दे रही है, ये 182 तक जाएगी। जो और चैनल वाले बता रहे हैं उसमें 182 सीट तक ही पहुंच रहे हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि 4 जून 400 पार। नहीं तो 2014 में ये गवर्नमेंट आई और 2024 में चली जाएगी। कैसे कह रहे हैं भैया? ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनका तो नारा है केवल इंडिया गठबंधन उनके 400 सीटों को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, बाकी ना कि वो अपना सरकार कहाँ बना रही है। जरा बताएं। तो क्या कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन कहाँ सरकार बना रही है? वो तो केवल 400 सीटों, जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हमारे 400 सीटों को रोकने के लिए का प्रयास किया गया है, बाकी जो इंडिया गठबंधन बना है, ना कि वो सरकार में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई है, 2024 में यहाँ से इसका पलायन हो जाएगा। बस्ती जिले में आप किसको चुन रहे हैं? बस्ती जिले में नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में ये समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जो है, यही चुनाव जीत रहा है। पूर्वांचल में कौन कौन सी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है, जरा बताइए। पूर्वांचल में संत कबीर नगर चुनाव जीत रही है, बस्ती जीत रही है, गोरखपुर जीत रही है, देवरिया की सीट। गोरखपुर की बात कर रहे हैं। गोरखपुर मैंने ये बताइए, हमको ये बता दीजिए कि गोरखपुर, वहाँ योगी आदित्यनाथ जहाँ से मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट हार जाएगी, ये बताइए। मठ की सीट है। मठ की कोई सीट नहीं है। लोगों की आस्था मठ में है, पहले भी थी, आज भी है। लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं, उनके साथ भारी जन समर्थन है और वो चुनाव जीतेगी। काजल निषाद अभी जल्दी में मेयर का चुनाव हार गई हैं, उनको कह रहे हैं आप सांसद बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? चुनाव हारने के लिए तो गोंडा से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। तो वो चुनाव हारने जीतने की बात यहाँ नहीं है। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी बात करती है सनातन की, भारतीय जनता पार्टी बात करती है राम की, भारतीय जनता पार्टी करती है हिंदुत्व की, भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हमारे पास रोजगारों का जखीरा हमने खड़ा कर दिया। आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे भाई, यहाँ इनके पास न कोई रोजगार है और ना कोई व्यवस्था है। इनकी जितने भी पेपर हो रहे हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में अभी 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और हमारे यहाँ हर पेपर इनका लीक हो जाता है। बेरोजगार परेशान है, लड़का पढ़ लिख कर। जो पेपर लीक करवा रहे हैं वो पकड़े भी तो जा रहे हैं। ये भी तो देखिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। नहीं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उससे ये जो नौजवान हमारे घूम रहे हैं, परेशान हैं, इनका उससे क्या फ़ायदा होगा? उसको चाहे जेल भेज दें या और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है करें, लेकिन उससे ये बेरोजगारों का क्या भला होने वाला है? बस्ती में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता या जब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो कहते हैं 2 बार हरीश द्विवेदी चुनाव जितने जो अंतर से जीते थे, इस बार उससे ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं चुनाव हार रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? ये ऐसा है कि बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि स्थिति वो पहले वाली नहीं है। कैसे, कहाँ है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है बताइए। बस्ती में इतना विकास हुआ है, बस्ती के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है बस्ती में। बस्ती में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। ये सब कहने वाली बातें हैं कि विकास हुआ है। आखिर हरीश द्विवेदी का नाम विकास पुरुष क्यों पड़ा? अब भाई, आप चूंकि पत्रकार हैं, आप भले कहते हैं कि यहाँ विकास। मैं क्यों, मैं मेरा किसी के ऊपर कोई पर्सनल कमेंट नहीं रहता, लेकिन मैं जनता के बीच में जाता हूँ। जनता ही कहती है कि ये हरीश द्विवेदी बस्ती के विकास पुरुष हैं।
नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि बस्ती के विकास पुरुष वो कभी दिखाई नहीं देते। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और 10 साल हो गया, कभी मुलाकात नहीं हुई। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो उस क्षेत्र में घूमते हैं या वो विकास कर रहे हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये कहने वाली बातें हैं। चलिए और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आगे इनके मन में क्या है। भैया आप 1 मिनट आइए, आप भी बताइए कि 4 जून को 400 पार वाला नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्या सच उसमें कितना सच्चाई है? उसमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी भी तरीके से कोई सच्चाई नहीं है। कैसे कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जनता का रुझान है, पूरे देश की जनता में कहीं ये ऐसी बात नहीं है। ये 200 सीट नहीं जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है पूरी जनता राममय है, राम के नाम पे हम वोट ले रहे हैं। सनातन बहुत मजबूत है। 1980 में इनकी पार्टी का गठन हुआ, उसके पहले राम रहे हैं। राम को ये नहीं लाए हैं। राम के नाम पर वोट मांगना, इस बार वो सब कहानी खत्म। लेकिन 10 सालों में सनातन को मजबूत करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसको उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा कि हमने सनातन को मजबूत किया। ये भी तो देखिए ना, उनको उनके किसी भी मैनिफेस्टो में ये नहीं था। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि इनका कहीं जब 14 में लड़ने आए थे तो इनका मामला केवल भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इसी पर ये लड़ने आए थे। उस पर कहीं एक कदम नहीं चल पाए हैं। आखिरी में जब चुनाव आता है तो हिंदू और मुसलमान, भारत पाकिस्तान और यही मंदिर मस्जिद पर इनकी लड़ाई हो जाती है। इसलिए जनता सब कुछ समझ गई है और इस बार कहीं ऐसा होने नहीं जा रहा कि 400 पार कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में 80 में 80 की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं कि ख़त्म है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें नहीं, स्वयं मोदी जी को बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं लोग, उनके विपक्षी। और काउंटिंग होगी, देख लीजिए। उन्हीं के नाम पे चुनाव हो रहा है, आप कह रहे हैं मोदी जी मैं चुनाव। कह रहा हूँ उन्हीं के खिलाफ 2014 में केजरीवाल 3 लाख वोट पाए हैं। रिकॉर्ड आप खोल करके देख लीजिए। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पे चुनाव जो हो रहा है, मोदी के नाम पे चुनाव, क्या इस बार मोदी का ग्राफ गिरा हुआ है? बिल्कुल गिरा हुआ है। अगर उनका ग्राफ बहुत बढ़ा होता तो उनको अंत में आनंद फानन में मंदिर का उद्घाटन करके और फर्जी निर्माणाधीन मंदिर का उद्घाटन करके वो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर बहुत अच्छा ग्राफ होता तो यह करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई इनको? कहाँ फर्जी? मतलब राम मंदिर को मैं कह रहा हूँ, आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप अपने मुंह से बता दीजिए क्या मंदिर पूर्ण हो गया है? मंदिर का कार्य जो बाउंड्री वाल है और चीजें हैं वो सब तो चल रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, हम भी आपसे नहीं, अभी पूरी तरह से अभी कंप्लीट, पूरी तरह से तो कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो उसका मेन काम, उनका जो गर्भगृह था, उन्होंने कहा कंप्लीट करवा के गर्भगृह बन के तैयार था। कंप्लीट है तो प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं थी। आपको यह भी बताने जा रहा हूँ कि मंदिर बंद होने जा रहा है, दर्शन बंद होने जा रहा है। मंदिर का काम बहुत तेजी से फिर करने जा रहे हैं। 27 में फिर से उद्घाटन करेंगे लड़ने के लिए। 27 लड़ने के फिर उद्घाटन करेंगे, आप देख लीजिएगा। क्या 27 आप कह रहे हैं कि जब 24 हार जाएंगे 27 का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा? काहे नहीं मतलब है, हर चुनाव की अलग अलग गणित होती है, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कहिए जिस 27 में योगी आदित्यनाथ रिपीट करेंगे लेकर के आए थे, बिल्कुल ये फेल हैं उसमें। अंत में इनको चुनाव हिंदू मुसलमान पर, राम मंदिर पर, भगवान के नाम पर राम को बेच करके वोट मांगने का काम करते हैं। आपने इनको समझ गई है, सारी बातें हैं। बस आपने ये कहा भ्रष्टाचार और गुंडा राज की बात करते हैं। भ्रष्टाचारियों को उन्होंने कहा कि हम जेल में कर दिए, जो कि 2 मंत्रियों को उन्होंने जेल में कर दिया, जो कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको जेल में। उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, चूंकि वो इंडिया गठबंधन में शामिल थे, इस नाते उनको जेल में भेज दिए हैं। सारे भ्रष्टाचारी इनके अलायंस में मौके पर जो शामिल हो रहे हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं और लोगों से सवाल पूछा करते हैं, जानते हैं। सारा भ्रष्टाचारी, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब इनकी पार्टी में आ गए हैं, इसको आप भी जान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, गुंडा राज खत्म किया है। और उसके बाद में यहाँ पे जो अमन चैन था, वो हमने जो शांति खो चुकी थी 2017 के पहले, हमने उसके बाद से काफ़ी चीज़ें बदलाव किया, काफ़ी जगहों पे कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे प्रदेश चलता था वैसे प्रदेश चल रहा है। ये लोग विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर हर तरीके से फेल है। चुनाव आया है, इनको राम की याद आ गई है, राम के नाम पर फिर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई मुद्दा इनके पास नहीं। उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है? कहीं कुछ नहीं खत्म हुआ है। कहाँ माफिया? केवल विशेष वर्ग के लोग जो कभी माफिया रहा करते थे उनको खत्म किया गया है। माफिया राज न कभी खत्म था, न कभी खत्म होगा। सारे बड़े बड़े माफिया जेल के अंदर है या फिर जमीन के अंदर है? आप बताइए किसी का नाम। अब आप नाम लेंगे धनंजय सिंह का, तो धनंजय सिंह जेल इस नाते चले गए चूंकि उनको टिकट नहीं मिला था। वो भाजपा से नहीं, वो किसी दूसरे दल से लड़ना चाहते, जेल चले गए। अभी इसके पहले तो बाहर थे। अध्यक्ष जिला पंचायत किसके सहयोग से बनी थी उनकी पत्नी, जरा बताइए आप।
भारतीय जनता योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि माफिया या फिर जेल के अंदर है या ज़मीन के अंदर है। माफिया कहीं नहीं है, माफिया केवल एक विशेष वर्ग के जो माफिया थे उनको निपटाने का काम किया गया है, जनता उसको भी समझ रही है, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। चलिए, हमसे बात आपने किया, बहुत उसके लिए धन्यवाद। और भी कोई लोग हमसे अगर आइए एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार 400 पार सीटें ला रही है कि बिल्कुल ला रही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। कैसे ला रही है? मोदी जी ने पहले कहा था 2/3 बहुमत। हाँ। पहले चुनाव 2014 के चुनाव में 2/3 बहुमत आई। 2019 में उन्होंने कहा 300 पार। 300 पार हुए कि नहीं हुए? हाँ। आज उन्होंने कहा, सुनिए, आज वो कह रहे हैं कि 400 पार। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, विपक्ष एकदम बौखला गया है कि मोदी जी ने इतना बड़ा टारगेट, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा लड़का जो है पढ़ाई कर रहा है तो एक्सीलेंट आना चाहिए। जब माता पिता उसके गुरुजन उसको इतना पढ़ा के करते हैं तब वो एक्सीलेंट आता। मोदी जी ने इतना काम किया है, अब विपक्ष वालों के लिए कोई बात नहीं है, तो ये लोग केवल मुस्लिम तुष्टीकरण। आप ये बताइए कि सेकुलर शब्द क्या है? कोई मुसलमान से भी पूछिए तो ये नहीं कहता है कि मैं फलाना, मैं धुनिया हूँ, मैं कसाई हूँ, मैं फ़कीर हूँ, ये तो नहीं कहता ना। वो तो सीधे कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। हिंदू से पूछे तो हिंदू क्या कहता? मैं तो भाई हूँ, मैं अखिलेश हिंदू हूँ, मैं ना ठाकुर हूँ ना बावन हूँ, मैं कोई जात नहीं जानता। अगर यही बात अभी सब हिंदू करने लगे, जितनी विपक्ष, वो बाल ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के नहीं या विश्व के हिंदू अपने आप को कहने लगेंगे गर्व से कि मैं हिंदू हूँ, उस दिन ये जितने पार्टियां हैं जो कह रही हैं सेकुलर, ये सब सबसे बड़े मुसलमान के विरोधी हो जाएंगे। ये बताइए, आप ही लोगों के बीच में यही कह रहे हैं कि बस्ती में बदलाव हो रहा है इस बार। बस्ती में कोई बदलाव नहीं, हरीश द्विवेदी चुनाव जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं भैया? हम जानना चाह रहे हैं कि वही दया शंकर मिश्रा उनको टिकट दिलवाए थे 2014 में, आज उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे जीत? दया शंकर मिश्रा टिकट दिलवाए थे कि पार्टी नेतृत्व देते थे? कोई उस टाइम पे जिला अध्यक्ष का सबसे बड़ा रोल होता था। जिला अध्यक्ष का रोल होता है नहीं होता? ये बताइए, पार्टी में जिला अध्यक्ष का रोल होता है कि वो शीर्ष नेतृत्व उनसे पैनल मांगता है कि आप 2 लोग 3 लोग 4 लोगों का, वो उनका काम था, उन्होंने दिया। टिकट तो शीर्ष नेतृत्व देता है, जो कैबिनेट वहाँ कोर कमेटी बैठती है दिल्ली, वो देता है ना, कि दयाशंकर जी ने दे दिया। दयाशंकर को अगर उन्होंने सत्ता में थे तो दयाशंकर जी को पार्टी ने जिले का कमान तो भी दिया। ये तो है नहीं कि नहीं दिया। पार्टी में रहते पार्टी उनके बारे में और विचार करती हो सकता। दया शंकर मिश्रा बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनको किस तरीके से देख रहे हैं आप, या वो कैसे हम तो ये जान रहे हैं कि वो लड़ाई में नहीं है। हम तो जान रहे हैं कि सांसद जी नंबर 1 पे हैं, वो 2 और 3 के लिए लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी हो चाहे बसपा हो। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं सांसद जी लड़ाई में हैं, बात हरीश द्विवेदी की आप करते हैं, बात करते हैं कि वो लड़ाई में है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि सांसद जी पिछली बार हरैया विधानसभा से 30,000 लगभग जो हमको याद है, लगभग 30 से 40,000 वोटों से वो चुनाव जीत के गए थे। इस बार उसी हरैया से एक चेहरा आता है, दया शंकर मिश्रा, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हैं वो, और पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। वो भी तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका कोई योगदान नहीं रहेगा। ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि सबसे बड़े रक्षक हिंदू धर्म के ब्राह्मण समाज है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और माननीय अजय सिंह ने जितना मेहनत करके सांसद जी को जिताया था 40,000, अब की बार उससे ज़्यादा मेहनत करके उनको ज़्यादा लीड दिलाएंगे, ये विधायक जी का कहना है। हम लोग उसी हिसाब से लगे हुए हैं। लेकिन जो और भी पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार हरीश द्विवेदी की हार तय है, और समाजवादी पार्टी तो अपने आप को जीता प्रत्याशी घोषित कर ही रही है कि हम तो जीत चुके हैं। भाई, हम लोग तो 400 पार मान रहे हैं, तो कहाँ से जीतेंगे? हरैया बस्ती जब जीतेगा तो केंद्र में सरकार मोदी की बनेगी, ये हमेशा हुआ, चाहे वो हमारे यहाँ श्री राम चौहान जीते। 400 पार का जो नारा जो बता रहे हैं, 400 पार हम कर रहे हैं, 400 पार कहाँ से कौन सी सीट जीत रही है, जरा बताइए। हम पूर्वांचल की 1 सीट नहीं हार रहे हैं। बताइए, वही तो सीट में मैं बस्ती जीत रहा हूँ, संत कबीर नगर जीत रहा हूँ, सिद्धार्थ नगर जीत रहा हूँ, गोरखपुर जीत रहा हूँ, देवरिया जीत रहा हूँ, पड़रौना जीत रहा हूँ, बलिया जीत रहा हूँ, गाजीपुर जीत रहा हूँ। हार कहाँ? आजमगढ़ चुनाव में बहुत टक्कर की निरहुआ लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र का पसीना आ जाएगा। मैं गोंडा जीत रहा हूँ, मैं अयोध्या जीत रहा हूँ। धर्मेंद्र यादव की आपने बात की अभी, और आजमगढ़ की बात की। आजमगढ़ उस समय जब चुनाव 2019 में, शायद 19 के बाद, जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में निरहुआ चुनाव जीते थे। निरहुआ उस समय गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, और उन्हीं का जो पूरा वहाँ पे एक जनाधार था, बहुत तगड़ा जनाधार था, भारतीय बहुजन समाज पार्टी से वो प्रत्याशी थे। और उन्हीं की वजह से लोग कहते हैं कि अगर गुड्डू जमाली चुनाव अगर न लड़े तो शायद निरहुआ चुनाव हार जाते।
अरे भैया इस तरह तो बहुत लोग कहते हैं। अभी वहाँ बदायूं से जो सुनिए 2019 में सुनिए 2019 में भी तो निरहुआ चुनाव लड़े थे, कहाँ वो जीत पाए? बिल्कुल लड़े ना। बदायूं से तो शिवपाल यादव को टिकट दिया जाएगा कि दम लहर आ जाएगा और टिकट बदल के अपने लड़कों की दिला दी। तो टिकट बदलने की सुनिए टिकट बदलने की बात करेंगे तो देवरिया में भी टिकट बदला गया। अभी जल्दी में देवरिया की टिकट देख लीजिए, रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया गया। देवरिया में टिकट बदला गया। प्रत्याशी गोती अखिलेश यादव ने घोषणा किया कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद शिवपाल यादव का अपने आप टिकट वापस करके अपने लड़कियों दे रहे हैं। तो उनके परिवार की इसलिए दे रहे हैं कि शिवपाल यादव समाजवादी में अखिलेश यादव के बाद बड़ा चेहरा है। अगर हो सकता है शिवपाल यादव हार जाए तो हम लोग जो है 27 में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि शिवपाल यादव ही चुनाव हार गए हैं। ये लोग तो अपने अस्मिता बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अरे दहाई का अंक समाजवादी और बसपा पा जाए तो बड़ी बात है, ये दहाई में नहीं पहुंचने वाले हैं। क्या बात करते हैं भैया, बात कर रहे हैं ये दहाई में नहीं। हम लोग 75 से कम नहीं पाएंगे टिकट अब की बार। मैं बता दूंगा पूर्वांचल में एक सीट पे बताइए कि जहाँ समाजवादी और बसपा लड़ रही हो, कहने का तो कुछ ही कोई कह ले। अच्छा, पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिले क्षत्रिय समाज में। भाई ये करणी सेना वाले या जो राजपूत, इनको क्यों चुनाव में ही आता है कि करणी सेना हम राजपूत के लंबरदार हैं। भाई अभी जो है कंगना रावत वो भी तो क्षत्रिय हैं कि वो मुसलमान है। जब कांग्रेस की एक नेता ने उनको कहा कि मंडी में किस भाव में बिकी, तो क्षत्रिय समाज कहाँ थे? ये करणी सेना राजपूत तब तो बात मंडी की बात आपने कंगना रनौत की बात की है। कंगना रनौत का हमने उस पर एक टैग किया भी था। कंगना रनौत के जो उन्होंने सुप्रिया सिंह श्रीनेत, वो भी तो क्षत्रिय समाज से हैं। तो क्या एक क्षत्रिय समाज की बेटी या एक क्षत्रिय समाज जो करणी सेना वाले हैं, अगर एक क्षत्रिय समाज की बेटी या एक क्षत्रिय समाज का कोई व्यक्ति प्रभावशाली अगर किसी क्षत्रिय समाज की बेटी को गाली देगा तो उसके बारे में भाषा शैली सुप्रिया श्रीनेत की गलत हो सकती है, लेकिन जो फोटो डाला गया था उनका उसमें जो फोटो टैग किया गया था वो 100% सत्यता थी उसमें। क्योंकि वो फोटो कंगना रनौत खुद वो खिंचवाई थी। हम चूंकि मीडिया वाले हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम इस बात को आप अगर कह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि कंगना रनौत की जो फोटो थी वो ओरिजिनल थी, ठीक है ना। उनका अपना मन था, वो अपने मन से फोटो खिंचवाई थी। जब ये बताइए, जब आपके ऊपर कोई वो आता है, जब कोई विपत्ति आती है, तभी आपका समाज याद आता है, तभी आपको वो याद आता है, अपना घर याद आता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में ही क्यों लाना चाहिए। करणी सेना वाले अगर इतने बड़े हैं या और जितने राजपूत वाले सब पच्छा में या गुजरात में काम कर रहे हैं, तो आगे आके करे ना कि क्षत्रिय समाज को मैं आगे ला रहा हूँ। पहली बात, जो क्षत्रिय समाज में जो अपनी बेटी की शादी में दहेज लेगा, मैं उसको क्षत्रिय समाज से बाहर कर दूंगा। उसके यहाँ से खान पान पूरी क्षत्रिय, इसके लिए आ गया है ना। कोई क्षत्रिय समाज का लड़का पढ़ने में आगे जा रहा है, हम जो बड़े बड़े लीडर हैं क्षत्रिय समाज के या बड़े बड़े ठेकेदार हैं, पैसा वाले हैं, वो हम हर क्षत्रिय समाज से 2 लड़के को पढ़ा के आगे निकालेंगे। इसके लिए आ गया है ना। ये क्या कि चुनाव आ गया तो कांग्रेस ने फंडिंग कर दिया, कम्युनिस्टों ने फंडिंग कर दिया, तो पता लगा कि वहाँ पे 1 लाख वो कर रहे हैं। क्या कमाते हैं बताइए? ये जो लंबरदार बड़े बड़े हैं, जो राष्ट्रीय राजपूत समाज को कांग्रेस फंडिंग कर रही है। बिल्कुल कर रहे हैं। करणी सेना कैसे कर रहे हैं? दलाल है। क्या प्रमाण है भाई? चुनाव में मैं पूछ रहा हूँ ना कि चुनाव के पहले क्यों नहीं आते? चुनाव में आने आ जाते हैं कि जब चुनाव, अभी ये लोग राजस्थान में कहे कि वसुंधरा मोदी तुमसे बैठ नहीं, वसुंधरा तुम्हारी कह नहीं। जब वसुंधरा राजे को वहाँ ने हटा दिया कि भाई मोदी से ये लोग नहीं नाराज हैं, वसुंधरा से नाराज हैं, वहाँ पे इनको हटा दिया। अब वो लोग कहने लगे कि देखो ठाकुर को निपटा दिए। अरे पहले तो आप ही ने कहा कि वसुंधरा का विरोध राजपूतों ने ही तो किया। तो जब पार्टी वसुंधरा को हटा रही तब आप कह रहे हो कि भाजपा बहुत गलत कर रही। अगर यूपी में सारी सीट मान लीजिए आप कह रहे हैं कि राजपूत बिरादरी बहुत नाराज है, ये लोग मान लीजिए अभी पच्छा में राजपूत इकट्ठा हो जाएं, पूर्वांचल में राजपूत इकट्ठा हो जाए और सीट हरा जाएं, तो किसकी बदनामी? एक तरफ महाराज जी तो कोई जाति है, महाराज जी तो हिंदू हैं, वो सनातन के रखवाले, लेकिन कुछ लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा के या तमाम लोग ऐसे हैं, वो उनको ठाकुर मानते हैं। पैदा ठाकुर घर में हुए हैं तो ठाकुर, क्योंकि राजनीति कैसे, अगर सब सीट आ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ठाकुर का नुकसान होगा कि नहीं? तब ये पच्छा वाले राजपूत होशियार हैं कि बुर्बक हैं? भाई आप अगर राजपूत की बात करें तो योगी जी की नाक बचाइए ना। आप चुनाव में भाजपा को जिताइए, जो गलत बयान देगा उसको सरकार बनेगी, उसको दंडित किया जाएगा।
फिर चुनाव जब आ जाए तब आप लंबरदारी करेंगे, आरडी लेके चलेंगे, फार्चूनर लेके। आप अपना व्यवसाय बताइए ना कि आप क्या व्यवसाय करते हैं, किससे आप आरडी से चल रहे हैं, फार्चूनर से चल रहे हैं, उसके लिए कौन सा आपके पास व्यवसाय है? आपको कम्युनिस्ट और कांग्रेसी विचारधारा वाले सब फंड नहीं करते हैं। अरे भाई, राजपूत समाज हमेशा से हो रहा है अपने आप में क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड रहा है, उनके पास बड़े बड़े प्लाट हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि आखिर इनके कौन सा लैंड बेच के जो है फार्चूनर लेके चल रहे हैं, इतने क्षत्रियों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं तो हिंदू भाई, पैदा मैं भी क्षत्रिय में हुआ हूँ, मेरा भी कुल क्षत्रिय का है, सूर्यवंशी मैं भी हूँ, भगवान राम के वंश का हूँ। लेकिन यह है कि जब चुनाव में आप गलत काम करेंगे। क्षत्रिय ही राजा रहा करते थे, कैसे कह रहे हैं आप? राजा है इस समय लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है। लोकतंत्र में अब सभी लोग एक समान हैं, सब हिंदू हैं। और मैं तो कहता हूँ क्षत्रिय कोई नहीं है, सब हिंदू हैं। पहले हिंदू हैं, पहले भारत माँ के संतान हैं, फिर हिंदू हैं, उसके बाद और कोई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात किया। इसी पे हम अपने आप वाणी को समाप्त करते हैं और विराम देते हैं। और आप आगे भी हम देखेंगे, कोई अगर हमसे बात करेगा तो हम आगे बात करते हैं। धन्यवाद।